हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचपी पुलिस का जो हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में। और साथ ही ये जो है ये आपके लिए डेमो क्लास रहने वाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है मेरे साथ हमारी ऐप द रैंकर्स पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें कमीशन के द्वारा सिलेबस में दे रखी है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे जो है हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इसको टैकल करने की, और कैसे हम पढ़ेंगे। एक डेमो क्लास भी आपके लिए ये रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके सिलेबस में जो है स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला की चीजें रहने वाली है। इसके अलावा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा वर्णमाला रहने वाली है। फिर पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे, विलोमार्थी शब्द देखने को मिलेंगे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां आपके सिलेबस में मेंशन है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन इस समय इतना ज़्यादा हो गया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इसमें नहीं दिए गए हैं वो भी हमें स्टडी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो संधि, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करूँ समास, वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा जो शुद्ध वर्तनी रहेगी वो भी आप जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ टॉपिक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम देखेंगे कि जैसे PYQs आपके होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ऐप पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जो है उसके वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वैसे तो मैं हैंड रिटन आपको सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ, लेकिन एक बार जो PDF में कंटेंट है उसके बारे में बात करूँ तो सारा का सारा कंटेंट जो है आपको PDF के रूप में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि PDF पढ़ने से जो है व्यक्ति उतना अच्छे से नहीं समझ पाता है, इसलिए जो है मैं आपके साथ अलग से चीज़ें डिस्कस करूंगा और हैंड रिटन में आपके नोट्स भी बन जाए और सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ जाए, उस तरह से जो है चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले वर्णमाला से। वर्णमाला क्या है उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा हिंदी लैंग्वेज के बारे में। देखिए, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे कोई दूसरी लैंग्वेज हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे व्यक्ति का जीवन होता है, व्यक्ति का जीवन जैसे होता है, जैसे उसमें अवस्थाएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बचपन देखने को मिलेगा व्यक्ति का, उसके अलावा आपको किशोरावस्था देखने को मिलेगी, फिर आपको जो है उसकी परिपक्वता स्टेज देखने को मिलेगी, फिर प्रौढ़ावस्था, और आगे जो है वैसी चीजें आपको चलती हुई दिखाई देगी। इसी तरह एक लैंग्वेज होती है, जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी का भी आपको बचपन देखने को मिलेगा। बचपन कैसे? तो बचपन में अगर बात करें तो हिंदी का बचपन क्या हुआ, हिंदी के बचपन में हम पढ़ते हैं वर्णमाला। पहले हम अक्षरों का ज्ञान लेते हैं कि आखिर जो लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं उसके लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, आखिर वो है क्या, और उनके बारे में चीज़ें, उनका स्थान जो है उस वर्णमाला में कैसे बनता है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में। तो बात करूँ जब किशोरावस्था में हिंदी पहुंचती है तो यहाँ हम शब्द ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें शब्दों का पता होता है, जैसे हम यहाँ पे सीखते हैं कैसे जो है समास, समास क्या होते हैं, संधि क्या होती है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं। और फिर जब परिपक्वता स्टेज आती है तो हम देखते हैं वाक्यों के बारे में। तो इसी तरह से जो है हम अपना सिलेबस भी आगे कवर करने वाले हैं। पहले हम वर्णमाला से होते हुए जाएंगे, फिर हम जो शब्दावली है वो देखने वाले हैं, और फिर वाक्य और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए और देखते हैं, शुरू करते हैं वर्णमाला यानी कि हिंदी के बचपन से। और जैसा कि आपको पता है हमने भी जो है बचपन में वर्णमाला पढ़ रखी है, तो अपने बचपन से या अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला। आखिर वर्णमाला है क्या? तो यहाँ पे बात करूं वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला को समझने से पहले जरूरी है इस शब्द को समझना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक है वर्ण और दूसरा है माला। तो एक ऐसी माला है जिसमें वर्णों को पिरोया गया है। तो वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले वर्ण जान लेते हैं, फिर पूरा शब्द ही जानेंगे। तो वर्ण की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ण जो होता है वो क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं
किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, एक जगह अ लिखा हुआ है और दूसरा क्या है, इसमें क्षर है। तो अ से माने नहीं, और क्षर को देखें तो क्षरण, यानी कि जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है उसे हम अक्षर कहेंगे। तो इसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता वो हमें अक्षर देखने को मिलता है। तो यही है अक्षर में। आप देखेंगे कि हमने अभी तक पढ़ा है वर्ण क्या है, तो अ, आ, क, ख, ग, श, ये सारे जो है हमें वर्ण देखने को मिलते हैं। तो आई होप अब आपको वर्ण जो है क्या होते हैं, क्या इनकी भाषा है, इनमें और ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, ये हमें वर्ण देखने को मिलते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई रहने वाली है भाषा की वो हमें ये देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, दूसरी अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला, तो वर्णमाला की अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्णों का समूह होना चाहिए तो आप लिख दीजिए, पहले क होगा, फिर अ होगा, फिर ग होगा, ऐसे चल सकता है क्योंकि ये भी तो वर्णों का समूह है, फिर स आ गया। क्या ऐसे जो है आप लिख सकते हैं? तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते, बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे कि अगर अ है तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आ ही आएगा, अगर क है तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ख ही आएगा, और अगर च है तो उसके बाद आपको छ ही देखना चाहिए। उसे कहेंगे कि एक व्यवस्थित समूह है भाई, इसके बाद यही वर्ण आएगा, तो ये पहले से डिसाइड रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम वर्णमाला कहने वाले हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्णमाला में आखिर कितने वर्ण है, कुल कितने वर्ण है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर बात करते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी रहेगी। वर्णों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि दो तरह से हम देखते हैं, एक लेखन के आधार पर और दूसरा अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर हम चीजें देखते हैं। लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर बात करूं तो वर्ण जो है वो 52 होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, आपको याद होना चाहिए ये। और उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे 44 होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा उच्चारण को तोड़ लेते हैं कि कैसे कैसे होती है, और उसके बाद अन्य चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वर, स्वर कितने होते हैं सर, 11। और यहाँ पे व्यंजन कितने होंगे, व्यंजन होंगे 33, यानी कि 33 हमें व्यंजन देखने को मिलेंगे। तो उच्चारण के आधार पर जो है ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक समय है, चीजें बदल रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी के महारथी लोग मानते हैं कि भाई उच्चारण के आधार पर कितने, उच्चारण के आधार पर 44 नहीं बल्कि 45 जो है वर्ण होने चाहिए। उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि कई जगह पर लिखा हुआ है कि वर्ण जो है 45 है जो उच्चारण के आधार पर है। तो यहाँ पे माना क्या जाता है, यहाँ पे माने जाते हैं स्वर कितने रहेंगे, 10 रहने वाले हैं स्वर। और अगर आगे बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा व्यंजन कितने माने जाते हैं इस वर्गीकरण में। तो इस वर्गीकरण में व्यंजन माने जाते हैं 35। अब ये क्या कहानी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर का एक स्वर कौन सा काटा, तो वो जो री स्वर है ये काटा गया है। री स्वर जो है इसको क्या किया गया, इसको बोला जाता है भाई ये संस्कृत से लिया गया है, इसको मत मानो। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि हिंदी में संस्कृत का ये जो है संस्कृत का आपको वर्ण देखने को मिलेगा, अक्षर देखने को मिलेगा, जबकि जो री है ये आपको हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जो है इसको नहीं माना जाता यहाँ पे। दूसरा बात करूँ तो आपको व्यंजन देखने को मिलेगा। व्यंजन में अगर बात करूँ तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो व्यंजन है उसमें क्या होता है, तो ऊपर के 33 व्यंजन तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन दो और जोड़े जाते हैं जिन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन, यानी कि दो गुण जिनके होते हैं, ये शब्द के स्टार्टिंग में शुरू नहीं होते। इसमें कौन सा रहेगा, सड़क वाला ड रहेगा और पढ़ाई वाला ड रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये दो जो है द्विगुण में होते हैं, और 33 दो 35 हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारे काम का नहीं है, बस आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है चीज़। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम ट्रेडिशनल को ही फॉलो करेंगे जो हमारी किताबों में अभी तक दे रखा है। आगे कुछ परिवर्तन होंगे तो उसके बारे में बात की बात है।
अब बात करते हैं इस तरफ लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर आपको देखने को मिलेंगे स्वर कितने होते हैं, स्वर होंगे 13। उसके बाद व्यंजन की अगर बात की जाए तो व्यंजन हमें कितने देखने को मिल रहे हैं लेखन के आधार पर, 35 देखने को मिल रहे हैं। और आगे अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त जो है व्यंजन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन कितने रहने वाले हैं, 4। तो 35, 13, 48, 4 52 हो गए। तो ये 52 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। तो ये कुछ वर्गीकरण हमें वर्णों की संख्या देखने को मिलती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्वरों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्वर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर क्या है। स्वर की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो स्वर की जो आपको परिभाषा देखने को मिलेगी वो है कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं स्वर। तो स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने या जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो। तो आप साथ साथ जो है नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपका फायदा रहे। तो वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे स्वर कहते हैं। तो स और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आधा स है, स्वतंत्र में भी आधा स है, तो याद करने में आपको इजी रहेगा। अब स्वरों के भेद के बारे में देख लेते हैं, लेकिन स्वर कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि लेखन के आधार पर तो 13 है, लेकिन वैसे कितने हैं, तो वैसे हमें 11 देखने को मिलते हैं उच्चारण के आधार पर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से 11 है। तो 11 में आपको देखने को मिलेगा आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जो है ये 11 हमें देखने को मिलते हैं उच्चारण के आधार पर। और यहाँ पे बात करूँ कुछ जो है दो आपको जो देखने को मिलेंगे लेखन के आधार पर 13 कैसे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उसमें एक अनुस्वार रहेगा आपका जिसे अंग कहा जाता है, और एक जो है आपका क्या रहने वाला है भाई, एक आपका विसर्ग रहने वाला है, एक आपका विसर्ग रहने वाला है। तो ये जिसे हम क्या कहते हैं, आह कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको क्या क्लियर हुई। तो इस तरह से ये वर्गीकरण देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप मेरे साथ नोट करेंगे, आयोग वाह, आयोग वाह, ये क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अंग है और आ है ये तो व्यंजन के करैक्टर भी दिखाते हैं, लेकिन ना तो ये व्यंजन है ना ही ये स्वर है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अ है वो क्या है, स्वर है, तो इसलिए इनको स्वर की श्रेणी में रखा गया है कि हाँ भाई यहाँ पे लिखते टाइम यहाँ पे इनको ऐड कर लेना। इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अंग और आ जो है स्वरों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो ये स्वरों की परिभाषा और स्वर कितने हैं, किस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो मैंने आपको क्लियर किया। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्वरों के भेद के बारे में। स्वरों के भेद, स्वरों के प्रकार पता करते हैं। तो स्वरों के प्रकार की अगर बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा स्वर 3 प्रकार के रहेंगे। एक कौन सा रहने वाला है, ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा रहेगा, दीर्घ स्वर। नोट्स बनाते चलिएगा आप मेरे साथ साथ। और तीसरा जो रहने वाला है वो रहेगा प्लुत स्वर। और इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं हड़प से। हड़प से आप याद रख सकते हैं कैसे, तो आपको देखने को मिलेगा प से प्लुत हो गया, ड से आपको देखने को मिलेगा, इसको द कर दीजिएगा ताकि दीर्घ हो सके, और ह से जो है आपको ह्रस्व तो दिखने को ही मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी, ये मैंने आपके साथ अभी जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो हड़प आप याद रखिएगा इसको।
आगे बात करें कि आखिर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते क्या है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जिसको बोलने में, जिसको उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वो आपको देखने को मिलेगा कि उसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। अब दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसको ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी कि 2 मात्राओं को जितना आप उच्चारण करेंगे उतना समय लगे, तो वो हमें देखने को मिलेगा। और प्लुत स्वर में क्या होता है, जिसको तिगुना समय बोलने में लगे, तो वो हमें प्लुत स्वर देखने को मिलता है। तो एक मात्रा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अ, ई, उ और री जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। संख्या में ये 4 है। और यहाँ पे बात की जाए तो नीचे लिखते हैं दीर्घ स्वरों के बारे में। दीर्घ स्वरों की संख्या आप 7 याद रखने वाले हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर 7 रहेंगे। तो 7 स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अ, ई, उ और री जो है ये आपको देखने को मिल रहे हैं कि सारे ह्रस्व है, क्योंकि एक मात्रा का समय लग रहा है इनको बोलने में। लेकिन आ, ई, उ और जो ए, ओ और औ है, इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लग रहा है। तो ये सारे जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप इनको नोट करेंगे कि कौन कौन से जो है, कौन कौन से आपको दीर्घ स्वर देखने को मिल रहे हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, नोट कीजिएगा और बोलते चलिएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि इस तरह से दीर्घ स्वर हमारे पास रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आगे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में तिगुना समय लगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम बोलते हैं राम, तो अ कितना खींचा गया, तो ये इस तरह से आपको नोट होता हुआ दिखाई देगा कि इस तरह से इसको लिखा जाता है। या जैसे ओम में होता है, ओम, तो ओ जो है काफी खींचा गया, तो 3 मात्राओं को बोलने का समय जहां पे लग रहा है, तो इस तरह से आपको ये डिनोट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है क्या रहने वाले हैं, ये प्लुत स्वर आपको देखने को मिलेंगे कि तिगुना समय यहाँ पे लगता है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो अयोग्य वाक्य के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ चीजें। तो ये आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। स्वरों के बारे में, स्वर से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं कि इनका जो उच्चारण स्थान है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में, मैं पूरा टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग अच्छे रहेंगे आपके। तो जो हम उच्चारण स्थान देखते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान यहीं पर देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में कौन कौन से, तो याद रखेंगे ट्रिक KTM। आपने अपने दोस्त से बोला कि भाई मेरे को KTM दो, तो ये है KTM और DO दो। इसके बाद हम क्या रखेंगे, KT, KO और DO। अब इसके बारे में बात करते हैं। K से क्या होगा, कंठ होने वाला है भाई। T से क्या होगा, तो आपको तालु देखने को मिलेगा। M से क्या होगा, मूर्धा आपको देखने को मिलेगा। D से बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दंत, फिर ओष्ठ, फिर बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंठ तालव्य, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ भी बोला जाता है इसको इकट्ठा करके। और साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई क्या हो रहा है, दंत ओष्ठ, यानी कि दांत और होंठ दोनों का जो है प्रयोग हो रहा है किसी अक्षर को बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंठ के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो जो अ है वो हमें यहीं देखने को मिलेगा, जो आ है वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा, कंठ की ध्वनि है। तालु में कौन सा रहेगा, तो तालु में आपको देखने को मिलेगा ई, और ई आपको तालु में देखने को मिलेगा। बात करूं मूर्धा में, तो मूर्धा में कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको री देखने को मिलेगा। ओष्ठ में आप ध्यान रखेंगे उ, और उ आपको देखने को मिलेगा। कंठ तालव्य में बात की जाए ए रहेगा, ए रहेगा, और कंठोष्ठ में बात की जाए तो ओ और रहने वाला है। इसके अलावा एक और होता है,
एक और यहाँ पे जो रहेगा वो नासिका होता है, नासिका भी रहेगा एक। तो नासिका में क्या ऐड किया जाता है, नासिका में उच्चारण स्थान के रूप में अनुस्वार ऐड किया जाता है। अनुस्वार जो है ऐड किया जाता है और वो क्या है हमारे पास अंग है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या उच्चारण स्थान है, क्या किस तरह से चीजें चल रही है। तो एक फटाफट से रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि वर्ण, वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर हमने देखा वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों की संख्या अगर हम बात करें तो वर्णों की संख्या में मैंने आपके साथ क्या बात की कि भाई ये लेखन के आधार पर तो 52 है, लेकिन उच्चारण के आधार पर हमें 44 देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने बात की कि 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये वर्गीकरण था। इसके अलावा हमने देखा फिर कि स्वर क्या होते हैं, तो वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्वर की ये डेफिनेशन है। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कहा था कि भाई हड़प याद रख लेना। तो यहाँ पे हड़प से क्या रहेगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और पलुत की मैंने बात की थी आपके साथ। पलुत की बात हुई, ये कितने हैं, 4 है, ये कितने हैं, 7 है, बात की कौन कौन से हैं, तो बड़ी मात्राएं सारी इसमें थी। और ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से चीजें आपको चलती हुई दिखाई दी अभी तक। और 11 हमने इनका वर्गीकरण देखा था। इसके अलावा हमने आयोग बाह जो है, आयोग बाह देखे, फिर हमने जो है उनका उच्चारण स्थान देखा। तो आई होप आपको चीजें जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि कैसे जो है हम बात कर रहे हैं और क्या हमने अभी तक पढ़ा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन क्या है, व्यंजन आपको खाने पीने की कोई चीज याद आती होगी, व्यंजन खाने पीने के मतलब आहार को भी या डिश को भी बोला जाता है व्यंजन। तो व्यंजन आप देखोगे कि किसी एक चीज से कभी नहीं बनता। व्यंजन के लिए अलग अलग प्रकार के मसाले चाहिए, अलग सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, जो भी आप बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें सामग्री चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो व्यंजन है वो वर्णमाला में भी अलग नहीं, मतलब स्वतंत्र नहीं होते, वो भी किसी के साथ जुड़कर ही चलते हैं। तो व्यंजन क्या होंगे, व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे बात करें व्यंजन, व्यंजन में एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा जैसे क है, तो क में क्या है, तो क में ये वाला है प्लस स्वर भी है अ, ऐसे जो है ये क बनता है। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ऐसे जो है क लिखा जाता है, तब जाकर जो है चीजें बनती है। अब ज है, ज आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से वो पूरा ज बनेगा, ये ज जो है उसके बाद लिखा जाएगा। तो ये जो है व्यंजन क्या है, ये व्यंजन है और जिसको बोलने के लिए स्वर की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको चीज नोट करनी है यहाँ पे। और व्यंजन कितने होते हैं, तो मैंने कहा कि लेखन के आधार पर तो 35 है, जिसमें हमने द्विगुण को भी शामिल कर दिया। लेकिन जो उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर हम अभी भी 33 रखेंगे और यही जो है हम आगे भी लेकर चलेंगे। ट्रेडिशनल चीजें इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब कुछ व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं। व्यंजन में व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो व्यंजनों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए, व्यंजनों का वर्गीकरण, तो व्यंजनों के अगर वर्गीकरण की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या सबसे पहला प्रकार जो है, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, वो रहने वाली है साधु। साधु जो है एक ट्रिक रहने वाली है। इससे क्या होगा, एस से आपको देखने को मिलेगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या बात करूं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा भाई, ए से आपको देखने को मिलेगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तीसरा रहने वाला है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
उष्म व्यंजन, यू से उष्म रहेगा, ए से अंतस्थ रहा और डी से आपको देखने को मिलेगा द्विगुण व्यंजन। चौथा जो रहेगा कौन सा रहने वाला है भाई, द्विगुण व्यंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस तरह के आपको इसके प्रकार देखने को मिलेंगे कुछ। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से जो है चीजें हो रही है यहाँ पे। अब आगे अगर मैं बात करूं तो एक एक करके पहले इनकी संख्या देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे संख्या में जो है ये कितने रहेंगे, ये स्पर्शी व्यंजन जो है 25 रहने वाले हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। उष्म व्यंजन भी 4 रहेंगे और द्विगुण व्यंजन आपको 2 देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले जो है ट्रेडिशनल उसमें आपको 33 देखने को मिलेंगे, 2 ऐड कर दिए तो वही हो गए 35। अब बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा व्यंजन है, किस तरह से काम करता है और क्या जो है उसके संबंध में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, स्पर्शी व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन वो क्या है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान से जब वायु अंदर से बाहर निकलेगी, फेफड़ों से वायु बाहर आएगी, तो जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसके लिए वो किसी ना किसी स्थान पर टकराएंगे जो उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो उच्चारण स्थान यानी कि जो कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, इसके अलावा बात करूं दंत और ओष्ठ के संपर्क में जब वायु आएगी तो उससे जो उत्पन्न ध्वनि होगी उसे क्या कहा जाएगा भाई, उससे जो उत्पन्न वर्ण होंगे उसे क्या कहा जाएगा, स्पर्शी व्यंजन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि वही ट्रिक जो मैंने आपसे कही थी KTM 2 वाली ट्रिक। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। तो स्पर्शी व्यंजन में आपको देखने को मिलेगा कचट तप, एक और ट्रिक है कचट तप आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो इसमें आपको क वर्ग के कुछ व्यंजन देखने को मिलेंगे, क वर्ग के कुछ व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। फिर च वर्ग का व्यंजन रहेगा, इस वर्ग को च वर्ग कहा जाता है क्योंकि च पहला है। फिर च जो है ट वर्ग रहेगा, फिर उसके बाद हमें त वर्ग देखने को मिलता है और अंततः जो है हम प वर्ग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको पता होनी चाहिए, हमने बचपन में पढ़ी है वर्णमाला। यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो है आपकी वर्णमाला रहने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी जो है हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमें कौन कौन से जो है कौन कौन से ये जो क वर्ग वाले वर्ण हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमें याद रखना है। इन्हें कंठय भी कहा जाता है। कंठय क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये कंठ से उत्पन्न होती है ध्वनि। अगर आप देखोगे भी तो क, ख, ग, घ, तो ये सारे कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, कंठ से डायरेक्ट ध्वनि आती है। तो ये कहीं और टच नहीं होते, तो इसलिए इन्हें क वर्ग बोला जाता है, कंठय वाला। और च वाला जो रहेगा वो तालव्य रहेगा, तालव्य रहने वाला है। फिर वही KTM वाली ट्रिक जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, KTM 2 वाली, वही यहाँ पे रहने वाली है। अगले के लिए हम मूर्धा यूज करेंगे, ट वर्ग के लिए मूर्धा। और अगर बात करूँ तो दंत के लिए कौन सा रहने वाला है, त वर्ग रहेगा। और प वर्ग के लिए कौन सा रहने वाला है भाई, प, ओष्ठ। आप बोल के देखो, प, फ, ब, भ, तो जो हमारे होंठ है वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के साथ जब वायु टकरा रही है तो उसके कारण जो है ये सारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये है इनके उच्चारण स्थान, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, काफी ईजी जो है आपको ये देखने को मिलेगा। आगे जो बात करने वाले हैं हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे व्यंजनों के बारे में आगे बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार रहेगा यहाँ पे व्यंजनों का वो कौन सा रहने वाला है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा अंतस्थ।
अंतस्थ व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे, अंतस्थ व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलेगी तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि ये बिना किसी उच्चारण स्थान से या बिना किसी आंतरिक शरीर के अंग से टकराए हुए आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट ध्वनि बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल य, र, ल, व, तो ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि वो सारे अंतस्थ व्यंजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे य, र, ल और वह जो है अंतस्थ में आपको देखने को मिलेंगे कि डायरेक्ट अंदर से ध्वनि जो है बाहर आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तीसरा कौन सा रहने वाला है, तीसरा रहने वाला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो है देखने को मिलेगा आपको। और इसमें क्या है, जिन शब्दों को, जिन वर्णों को बोलने में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जब हम उन शब्दों को उच्चारित करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक गर्म वायु आपके मुंह से बाहर आएगी। तो जैसे श, श, फिर स और ह आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके क्या रहेंगे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा चौथा, अगर मैं बात करूं तो वही संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, आपको संयुक्त व्यंजन भी हम यही कवर कर लेंगे कि संयुक्त व्यंजन आखिर होते क्या हैं। तो संयुक्त व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि संयुक्त व्यंजन जो है, जो दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से बोले जाते हो। वर्ण आपको क्या देखने को मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन देखने को मिलेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये संख्या में भाई कितने हैं, 4 है। कौन कौन रहने वाले हैं, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं सबसे पहले क्ष, फिर त्र, उसके बाद ज्ञ और फिर रहने वाला है श्र। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्ष की अगर बात करें तो क रहेगा और फिर उसके बाद क्ष आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है क्ष रहने वाला है। त्र की बात करूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, त आधा रहने वाला है प्लस जो है र पूरा रहेगा, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ज्ञ, तो इसमें ज और यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा साथ मिलकर जो है ये इस तरह से, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श और आपको साथ में र देखने को मिलेगा। तो इस तरह से श्र आपका बनेगा। यहाँ पे एक और हो सकता है, आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए, अभी क दे दिया, फिर श दे दिया और फिर अ दे दिया, ऐसे कि भाई बताओ क्या क्ष ऐसे लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जो श व्यंजन है उसको भी क्या किया गया, उसको भी बताया गया कि उसके साथ भी पीछे स्वर लगा हुआ है, हलंत में देख सकते हैं आप, हलंत लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये आपको ध्यान रखने हैं चारों। अब बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों के, इसके अलावा एक और वर्गीकरण हम देखने वाले हैं श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। और एक वर्गीकरण जो हम पढ़ेंगे इसके बाद व्यंजनों का, वो आपको देखने को मिलेगा घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। आधार पर हम पढ़ेंगे। अगर श्वास के या प्राण के आधार पर बात करूं तो जब वायु कम या ज़्यादा लगे ऐसा हम जांचते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा अल्प प्राण। जब प्राण कम लगे यानी कि जान कम लग रही है भाई बोलने में, तो अल्प प्राण उसे कहेंगे। और फिर हम देखेंगे दूसरा जो इसका टाइप रहेगा वो महाप्राण आपको देखने को मिलेगा। तो अल्प प्राण और महाप्राण हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद घोषत्व के आधार पर अगर बात करूं तो आपको घोषत्व मतलब कुछ नहीं, जब तंत्रियों में कंपन हो तो उसको कहेंगे कि भाई वो क्या है, सघोष है, सघोष है। और यहाँ पे या उसको घोष कहेंगे। और अगर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है तो अ लगा देंगे आगे, अ और पीछे घोष। तो अघोष की भाई कोई कंपनी नहीं हो रहा, तो नाद के आधार पर भी लिखा हुआ आता है, तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी लिखा आता है। तो ये भी आपको नोट करना है। तो इस तरह से चीज़ें जो है आपको पता रहनी चाहिए कि हाँ कैसे जो है चीज़ें चल रही है। यहाँ पे आगे बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले जो हमने अभी तक व्यंजन देखे उनके बारे में देखेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं वर्णमाला की ओर।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हमने बात की। अब थोड़ा सा देखते हैं कि व्यंजन में हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे घोषत्व और जो प्राणत्व है उसके आधार पर, और फिर जो है हम MCQs डिस्कस करके टॉपिक को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि भाई जो व्यंजन हम डिस्कस कर रहे थे, तो व्यंजन में मैंने कहा कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो वो तो होगी उनकी परिभाषा। ये कितने हैं संख्या में, चलिए रिकॉल करिए। 33 है अगर उच्चारण के आधार पर कहा जाए, 35 है लेखन के आधार पर अगर मैं कहूँ। अच्छा, एक और चीज जो आपको नोट करने के लिए रह गई है वो यहाँ पे नोट कीजिएगा आप, द्विगुण व्यंजन। वैसे तो मैं आपको ऐड करवा ही चुका हूँ। द्विगुण व्यंजन जो रहेगा वो कौन से रहने वाले हैं, तो ये मैंने बात की थी, सड़क और पढ़ाई में जो यूज होते हैं वो वाले। ध्यान रखेंगे ये ड ढक्कर वाला नहीं है और ये ड डमरू वाला नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग रहेंगे। और इनको आप क्या करेंगे, तो इनका आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ये कभी भी शब्द की शुरुआत में यूज नहीं होंगे। शब्द की शुरुआत में, यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे जो है, जैसे ढक्कन में आ जाता है पहले ड, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि इसे जो है ये वाला जो ड वाला है वो पहले आए, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपको नोट करना है। तो शब्द की शुरुआत में प्रयोग नहीं होगा। ये आप नोट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं व्यंजन। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई द्विगुण व्यंजन भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि व्यंजनों में कौन कौन सा क्या क्या वर्गीकरण था। तो सबसे पहले हमने स्पर्शी की बात की, संख्या में कितने हैं, तो हमने बात की कि भाई ये 25 रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो क से म तक हमें देखने को मिलेंगे, प फ व भ म। उसके बाद अगर बात करूँ तो स्पर्शी के बाद जो दूसरा रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, अंतस्थ रहने वाला है। अंतस्थ में क्या रहेगा, तो ये संख्या में 4 है, यह अलावा। फिर हमने जो है अगला देखा, उसमें हमने उष्म की बात की, श श श ह की बात की, तो उष्म में संख्या कितनी है, 4 है। और फिर हमने संयुक्त में बात की, क्षत्रज्ञ और श्र की बात की हमने, तो संयुक्त हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से जो है हमारे कंप्लीट होते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेंगे। तो ये जो है अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं घोषत्व और इससे संबंधित क्या टेबल हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम PDF को नज़र मारेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें। तो पहले तो वही है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक बार, तीसरा रिवीजन ये रहेगा क्लास में। तो इस तरह से हम ऐप पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो है आप हमारी फैमिली का भी हिस्सा बनिए, जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाली है। तो वर्ण की अगर बात करूँ तो भाषा की वह छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब तो ये आपको पता है, जैसे अ क म सब वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, सब हमने पढ़ लिया भाई। वर्णमाला क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को ध्यान रखेंगे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह लिखा गया है, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी भाषा की जो लिपि रहेगी देवनागरी रहने वाली है, तो ये भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे बात करूँ हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 2 आधारों पर गिरा जाता है। पहला है उच्चारण के आधार पर 44, 11 और 33 व्यंजन, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर और 35 व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। प्लस जो है 4 हमें संयुक्त व्यंजन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्णों के भेद क्या क्या रहने वाले हैं। तो वर्णों के भेद की अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है वर्णों को। एक रहेंगे स्वर और दूसरे रहने वाले हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। संख्या में 11 है, कौन कौन से है ये आपके सामने है। और एक रहने वाले हैं अयोग व, वो मैंने डिस्कस कर लिया है, कौन से रहेंगे वो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं स्वरों के प्रकार।
स्वरों के प्रकार में अगर बात की जाए तो आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे। पहला रहने वाला है हर्ष स्वर। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट बॉल्स में क्या होगा, तो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, संख्या में 4 रहेंगे, ई उ और री यहाँ पे रहने वाले हैं, तो एक मात्रा का अगर समय लगे। दीर्घ स्वर क्या होंगे, तो हर्ष स्वर से जिनको दुगना समय लग रहा है, 7 संख्या में होंगे, और कौन कौन से होंगे आप देख सकते हैं। प्लुत स्वर की अगर बात की जाए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, दीर्घ स्वर से अधिक समय या हर्ष स्वर से तिगुना समय जिसमें लगता है, जैसे ओम, सुनो, इस तरह के जो रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं आयोग बा। इसमें क्या है, तो अनुस्वार आपको देखने को मिलेगा, विसर्ग आपको देखने को मिलेगी, ये आयोग बा में रहेंगे। ये ना तो पूरी तरह से स्वर है, ना पूरी तरह से व्यंजन है, तो ना स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है, इस कारण आपको देखने को मिलेगा भाई कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि स्वरों के पीछे लगा दिए, क्योंकि इनकी जो स्थान था वो हमें क्लियर ही नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है, और द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दिया जाए तो 35 है। कौन से द्विगुण व्यंजन है, अब आपको ये पता है। फिर बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि भाई इसमें क्या होता है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कंठ, तालु, मुर्दा, दांत और होंठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो इन जो वायु है उसको स्पर्श की आवश्यकता होती है यहाँ पे, तो मैंने ट्रिक बताई केटीएम और साथ में 2 केटीएम 2। भाई अपने दोस्त से आप केटीएम की चाबी मांग रहे हो। फिर क वर्ग है, यहाँ पे कंठ है आपको देखने को मिलेगा, क ख ग घ अ, और च वर्ग ये रहेगा, इसे तालव्य भी कहा जाता है। ट वर्ग मूर्धन्य। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कंठ है जो वर्ग है वो कौन सा है। त वर्ग दंतय रहेगा, प वर्ग ओष्ठ्य रहेगा, यह आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ तो अंतस्थ व्यंजन हमने अभी पढ़ा, यह अलावा आपको देखने को मिलेगा। उष्म व्यंजन में 4 वर्ण रहेंगे, श श श और स और ह आपको देखने को मिलेगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन में कौन रहने वाले हैं, 2 वर्ण ड और ड रहने वाले हैं। इनका प्रयोग जो है कभी भी शुरुआत में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण हमें क्या देखने को मिलते हैं, व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहने वाले हैं भाई, हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्ष कैसे लिखा जाता है, क और क्ष। त्र कैसे लिखा जाता है, त और र। ज और य जो है ज्ञ बनाता है, और आपको देखने को मिलेगा कि जो श्र है वो श और र बना रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर श्वास या वायु के आधार पर जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अल्प प्राण, जिनको बोलने में बहुत कम वायु निकलती है अंदर से, फेफड़ों से, वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा रहेगा, तो इसमें रहेगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं बात करूं क वर्ग की, तो क वर्ग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो क है, ख है, ग, घ और अंग आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हर वर्ग का यानी कि जो हमने 5 पढ़े, कचट तप, क च ट तप जो हमने पढ़ा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो क है, ग है और ng है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा है, वो क्या है, वो आपको देखने को मिलेंगे अल्प स्वर रहने वाले हैं। वो कौन से रहने हैं, सॉरी अल्प स्वर नहीं, अल्प प्राण रहने वाले हैं वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क ख ग घ अंग में जो है पहले 3, पहला, तीसरा और पांचवा क्या रहने वाले हैं, अल्प प्राण रहने वाले हैं। और महाप्राण में कौन रहने वाले हैं, तो महाप्राण में दूसरा वर्ग रहेगा और साथ में दूसरा वर्ण रहेगा और चौथा वर्ण रहने वाला है, यानी कि ख। आप बोलोगे ख, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा वायु जो है मुंह से बाहर निकलती है, काफी ज्यादा जो है उसमें हमें प्राण लगाने की आवश्यकता होती है। तो ख और घ जो है दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का, कचट वर्ग का जो है प्रत्येक पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होने वाला है और दूसरा चौथा क्या होने वाला है, महाप्राण रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया भाई स्पर्शी व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन में कौन से जो है हमने बात की यहाँ पे, तो स्पर्शी व्यंजन की तो हमें क्लियर हो गया कि कौन कौन से जो है हमें देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से जो है अल्प प्राण और महाप्राण है। लेकिन अभी हमने देखा कौन से, तो अंतस्था भी तो देखी हमने, अंतस्था में हमने यर अलावा भी तो देखा, तो वो कौन से आएंगे, तो अ फॉर अंतस्था, और अ से अंतस्था आप ध्यान रखेंगे और अ से अल्प प्राण आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी ट्रिक रहने वाली है सिंपल सी, कि अंतस्था और अल्प प्राण, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे और यही ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। फिर बात करूं महाप्राण में, तो महाप्राण में आप देखोगे यहाँ पे म है और यहाँ पे उष्म में म आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि सारे के सारे जो महाप्राण में आएंगे कौन से आने वाले हैं, तो जो उष्म है, जिनको ज्यादा प्राण लग रहे हैं, कौन से है, तो जो शब्द हमसे बोले ही नहीं जाते, तीनों श्रेणियां श की हमसे बोली ही नहीं जाती, तो वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो बहुत ईजी है। तो ह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा जो उष्म व्यंजन का वर्ग है वो सारा का सारा हमें महाप्राण में ही आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप नोट कीजिएगा। आगे अगर बात करूं तो आप में देखने को मिलेंगे तंत्रियों के कंपन के आधार पर।
तंत्रियों के कंपन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो इसमें अघोष रहने वाले हैं। अ और घोष मतलब कोई कंपन नहीं हो रहा है, अ का मतलब नहीं या ना, और घोष का मतलब कोई कंपन नहीं हो रहा है। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, प्रत्येक वर्ग का ऐसा कौन सा रहने वाला है, पहला और दूसरा। तो कचट तब वर्ग जो रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो कौन कौन से रहने वाले हैं, लिख लेते हैं एक बार इसके बारे में, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आपको इजी रहे सारी चीजें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अघोष कौन से रहने वाले हैं। अघोष, अघोष किसमें, पहले तो हम देखेंगे स्पर्शी व्यंजन जो हमने देखे 25, स्पर्शी व्यंजन में कौन से रहने वाले हैं अघोष वही। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पर्शी व्यंजन हो गया हमारे पास, फिर हम देखेंगे अंतस्था में, अंतस्था में कौन कौन से जो है हमारे पास वो रहने वाले हैं स्पर्शी व्यंजन, सॉरी अंतस्था में हमारे कौन कौन से अघोष रहने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास है उष्म, उसमें कौन कौन से हमारे पास अघोष वर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन में तो मैंने बात की कि पहला और जो दूसरा वर्ण है, जैसे क और ख और जैसे च और छ, तो ये आपको अघोष देखने को मिलेंगे, मतलब तंत्रिकाओं में कोई कंपन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क और ख कीजिएगा यहाँ पे, क और ख, तो क और ख में आप देखोगे कि तंत्रिकाओं में कोई कंपन नहीं है। लेकिन जैसे ही ग घ बोलोगे तो तंत्रिकाओं में कंपन होना शुरू होगा। और सघोष में कौन सा, अच्छा अंतस्था में कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो अंतस्था में आपको ध्यान रखना है कि अंतस्था में कोई भी नहीं यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो है उष्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो उष्म में कौन सा देखने को मिलेगा, उष्म में आपको देखने को मिलेंगे श, श और स आपको देखने को मिलेंगे। ये तीन जो है यहाँ पे रहने वाले हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। बाकी आगे अगर बात की जाए तो सघोष में कौन सा रहने वाला है, सघोष, या यहाँ पे बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा घोष भी इसे कहा जाता है, घोष भी इसे कहा जाता है। यानी कि तंत्रिकाओं में, या सॉरी तंत्रिकाओं में नहीं, तंत्रियों में जो है कंपन हो रहा है और सभी स्वर इसमें आएंगे। सभी स्वर आप ध्यान रखेंगे, सभी स्वर किसमें आ रहे हैं। तो पहले आप क्या नोट करने वाले हैं भाई, सभी जो स्वर है, सभी स्वर इसमें आएंगे। इसके अलावा बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा है किसका, स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन का जो तीसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा रहने वाले हैं वो इसमें ऐड होते हुए दिखाई देंगे। और अंतस्था व्यंजन के चारों आएंगे। अंतस्था जो व्यंजन है उसके आपको देखने को मिलेंगे कि उसके कौन से चारों रहेंगे, य र ल व रहने वाले हैं। तो ये भी आप लिखिएगा। य र ल और व, ये चारों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो उष्म है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको ह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, सभी स्वर जो है स्पर्शी और जो अंतस्था और उष्म में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है व्यंजनों का वर्गीकरण मत कीजिएगा इसको, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्गीकरण जो है कंपन घोषत्व के आधार पर, ये व्यंजनों का नहीं, केवल आपको जो है पूरे वर्णों का वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो इसे वर्णों का वर्गीकरण आप कीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुल स्वर अगर आपको अभी तक याद हो चुके हो तो कुल स्वर 11 रहने वाले हैं। अयोग बा जो है 2 रहेंगे। स्पर्श व्यंजन आपको कितने, 25 देखने को मिलेंगे। अंतस्था आपको कितने, 4। उष्म 4, संयुक्त 4, द्विगुण 2, कुल योग 52 आपको देखने को मिलेगा। लेखन के आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं मुख्य उच्चारण स्थान और वर्ण के बारे में। तो मुख के अंगों के आधार पर वर्णों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये श्रेणियां रहने वाली है। कंठय में कौन कौन से आते हैं, तो हमने सबसे पहले जो है ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं कि ये आएंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, एक टाइम मैं जरा टाइम देख लूं। तो क्लास क्योंकि लंबी हो रही है तो मैं आपके लिए टेबल तो नहीं बनवा पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन फटाफट से हम यहीं से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रहने वाले हैं। तो बाकी तो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ह आएगा। और जो विसर्ग वाला है, ये वाला शब्द आपको देखने को मिलेगा कि वो कहाँ आएगा, कंठय में आएगा। फिर तालव्य की बात की जाए तो हम इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करने को कौन सा बचा है, य और श बचा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि य यानी कि अंतस्थ और उष्म जो है इसमें श रहने वाला है। फिर मूर्धन्य में बात करूं तो यहाँ पे री आपको देखने को मिलेगा मूर्धा से, और जो टवर्ग पूरा का पूरा आएगा। इसके अलावा बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा र,
श और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्योंकि इनका दोनों का आप देख सकते होंगे कि इनसे ही जो है इनकी संरचना मेल खाती है, तो इसलिए इन्हीं के उच्चारण की भांति इनका भी उच्चारण है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि इसी वर्ग में रहेंगे। फिर दंतई की बात की जाए तो इसमें आपको कौन से देखने को मिल रहा है, त वर्ग देखने को मिल रहा है, ल और स हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संस्कृत का एक और आता है लृ, ये भी हमें इसी में देखने को मिलता है, लृ। फिर बात करें ओष्ठ्य की अगर बात की जाए तो होंठों के आपस में मिलने पर हमें ये देखने को मिलता है, तो इसमें कौन रहेगा, उ और यहाँ पे व्यंजन प वर्ग रहने वाला है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर कुछ कंठ तालव्य की अगर बात की जाए तो ए को हम डिस्कस कर चुके हैं। कंठोष्ठ्य की अगर बात की जाए तो ओ को ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दंतोष्ठ्य की हमें बात करनी है तो यहाँ पे व्यंजन व रहेगा, तो व कहाँ आता है, व आप बोलोगे तो दांत और होंठ जो है दोनों साथ में काम करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करूँ तो नासिका में, नासिका में जो है हमें कौन देखने को मिल रहा है, तो यंग जो है अंग देखने को मिल रहा है, यन न म हमें देखने को मिल रहा है, और अनुस्वार कौन सा, तो अंग देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमें यहाँ पे नोट करना है कि इस तरह से जो संयुक्त उच्चारण स्थान है, यानी कि दो जो उच्चारण स्थान है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पे काम है। फिर उच्चारण स्थान त्वरित पुनरावलोकन यानी कि क्विक रिवीजन के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैली रहने वाली है आपके लिए, तो इसे आप जो है देख सकते हैं कि कहाँ पे, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर पढ़ा रहा था आपको, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, KTM याद रख सकते हैं, DO, फिर उसके बाद KT और फिर KO और देन दंत ओष्ठ आपको ध्यान रखना है, और नासिका तो आपको याद होनी चाहिए। नासिका में ये वाले जो अक्षर होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है, और ये अनुस्वार रहने वाले हैं, तो ये भी आपको नोट करने हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपके लिए चलने वाली हैं यहाँ पे भाई, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक और पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, तो आपको इस सिलेबस का जो आपको सिलेबस दिया गया है तो इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, काफ़ी कमांड आपकी इसके ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चीज़ों के बारे में। पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो अभी तक आपको रिवाइज हो जानी चाहिए चीज़ें, तो क्या कहलाती है भाई, वर्ण कहलाती है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, हिंदी वर्ण में लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा लेखन के आधार पर पूछा गया है, उच्चारण के आधार पर नहीं, तो 52 यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ह्रस्व स्वर नहीं है, तो कौन से रहने वाले हैं, तो हमने पढ़े थे भाई 4 होते हैं संख्या में, अ, ई, उ और री होते हैं। ए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहने वाला है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग आने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इनका क्या है, कंठ्य है, और इन्हें कंठ्य भी कहा था हमने, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्ष। क्ष वर्ण किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, तो कौन से रहने वाले हैं भाई, यहाँ पे देखिए क और श भी है और क और श भी है, सॉरी क और श भी है और क और स भी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि जो सही रहने वाला है ये वाला रहने वाला है। वैसे बहुत आपको जो है यही याद रखना है कि ये इसका सही रूप है, क्योंकि इस तरह से आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है कॉम्पिटिशन में, फिर बोलूँगा बहुत ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में इस समय, तो आपको ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करूँ ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कंठ तालव्य हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर रहने वाला है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। अल्पप्राण उन्हें हम कहेंगे। नेक्स्ट है य र ल व व्यंजनों को किस श्रेणी में रखा जाता है, अंतस्थ में रहेंगे, संयुक्त में कौन से रहेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ह क्षत्रज्ञ सॉरी जो क्षत्रज्ञ और श्र है वो आपको संयुक्त में देखने को मिलेंगे। उष्म में कौन से देखने को मिलेंगे, तो श, स और स देखने को मिलेंगे, ह देखने को मिलेगा, और स्पर्श व्यंजनों में तो 25 संख्या हम पढ़ चुके हैं, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, और इस तरह से मिलकर ये 33 बनाते हैं, उधर 37 बनाते हैं, और फिर हमने बातें आगे की थी इसके बारे में, तो वो आपको क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो क्योंकि महाप्राण कहलाएगा, 2 और 4 हमने बात की थी, ऑप्शन में अल्पप्राण है, महाप्राण है, अनुसार है, उत्क्षिप्त किसे कहा जाता है, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं चुके हैं कि जो द्विगुण होते हैं वही कहलाते हैं, उत्क्षिप्त भी। फिर बात करते हैं व्यंजन का उच्चारण यानी कि व व्यंजन का उच्चारण, तो देखिए क्वेश्चन बन गया, ऊपर मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, व व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, दंतोष्ठ इसका आंसर रहने वाला है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी ऐप पर जो है हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है
तो आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है उनके लिंक भी आपको इसी ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप QR कोड के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात PDF की, तो PDF जो है आप जब ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको फ्री PDF का एक जो है एक तरह से आपको फोल्डर दिखने वाला है, वहाँ से आप मेरी आज की क्लास का पूरा हैंड रिटन नोट्स प्लस ये PDF आप सारा का सारा जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय।